की हिम्मत है और आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों की एकता है। साथियों, हमारे बीच में हमारे राजस्थान CIT के प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड भंवर सिंह जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और अपनी बात है। कॉमरेड भंवर सिंह जी, कॉमरेड भंवर सिंह को धरने पर विराजमान हमारी क्रांतिकारी माताएं और बहनें, तमाम क्रांतिकारी साथी अभी भाई, कामरेड उमा शंकर जी, कामरेड नरेंद्र जी और तमाम साथी, आज 1 साल और 7 दिन हमारे इस धरने को हो गए। लगातार ये संघर्ष आपका सर्दी गर्मी बरसात में चल रहा है। मैं उन्हें आपको, तमाम बहनों को और तमाम भाइयों को, जो है क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत क्रांतिकारी राज्य कमेटी की ओर से आपका अभिवादन और स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, कुछ साथी हमारी बहनों को विधवा बहनें कह रहे हैं। ये शब्द इस्तेमाल ना करें, ये शब्द इस्तेमाल ना करें। वो हमारी क्रांतिकारी माताएं बहनें हैं। ये जीवन का है, कौन साथी कब बिछड़ जाए किसी का कोई पता नहीं, लेकिन वो हमारे बीच में आके जो ताकत हमको दे रही है, जो संघर्ष वो कर रही है, उसको हम पूरी तरह से नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। उन क्रांतिकारी बहनों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है। ये जो मातृशक्ति है, इतनी बड़ी तादाद में आ गई आपके साथ में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो आपको हराने वाला कोई नहीं। अब ये बात मान के चलिए, आप जहाँ भी मातृशक्ति आ जाती है, वो बहुत बड़ी ताकत पैदा करती है, बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ में होती है। और हमारी तो सारी शक्तियां देवियों के पास है। अभी आपको धन चाहिए तो कहाँ जाएंगे? लक्ष्मी जी के पास। आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास में। विद्या चाहिए सरस्वती के पास। सारी शक्तियां जब हमारी माताओं बहनों के पास है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें इनको आगे रखेंगे और इस लड़ाई को हम लड़े रहे और हम जीतेंगे। 100% जीतेंगे, कोई हराने वाला नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं, कोई ये समझ नहीं है सरकार। क्या योग मिलना ये समझ रहा है कि मैं ये पैसे अपने साथ में ले जाऊंगा? मैं उसको कहना चाहूंगा, अनिल अग्रवाल जो एल्युमिनियम कंपनी का उड़ीसा में बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा सेठ, इसी की तरह से कंपनियों को खरीद करके और लोगों को बेरोजगार करता था, उनका खून पीता था। कुदरत ने जो उसके साथ किया, उसको सबक सिखाया। उसका एक बेटा था नौजवान, जो पिछले दिनों मारा गया है। उसके बाद उसका दिमागी संतुलन खत्म हो गया है। वो कहता पैसा कुछ नहीं है दुनिया में, ये पैसा कोई काम नहीं आएगा। 90% पूंजी उसने दान करने का तय कर दिया। जो हराम की कमाई, जो खून पी के मजदूरों का जो पैसा उसने कमाया था बालकों में, जिस बालकों को उसने कोड़ियों के नाम खरीदा था सरकार से मिलके, जैसे यहाँ पर आइए ओम बिरला खरीद रहा है कोड़ियों के नाम। अरे कुछ नहीं ले जाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए, बड़े बड़े पूंजीपति चले गए। आज बड़े बड़े महलों में कबूतर बोल रहे, तुम्हारे भी कल कबूतर बोलेंगे। कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं होगा। ये पैसा कुछ भी काम नहीं आएगा। उसके 2 वीडियो अनिल अग्रवाल के मेरे पास, किसी को सुनना सुन लेना। वो कहता कि जब मैं गरीब था, छोटी सी फैक्ट्री जयपुर के 22 गोदाम में लगाई थी उसने एल्युमिनियम बनाने की, तो वो बोलता कि मैं मेहनत करता था, रात को 2 बजे आता, मेरी बीवी खाना लेके बैठी रहती थी, खाना नहीं खाती थी। जब मेरे पास पैसा आया, तो जब मैं घर आता रात को, कोई नहीं मिलता था, ना बीवी मिलती ना बच्चा मिलता था। 2 कुत्ते मिलते थे मुझे मेरी अगवानी करने के लिए। बोला ये हालत थी मेरी। तो बोला पैसा कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो लोग समझते हैं कि पैसे से हम दुनिया खरीद लेंगे, अरे बड़े बड़े सिकंदर चले गए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, क्या लेके गए? सब कुछ यही है इसी दुनिया में। बददुआएं लेके जो भी जाएगा उसकी पुश्तैनी, उसकी पीढ़ियां समाप्त होती है। ध्यान में रखिए, जो खून पीता किसी का, वो जो मजदूरों को बताएंगे, ये जो कलेक्टर बैठे हैं, ये जो अधिकारी बैठे, कोई सुखी नहीं है। ये हराम के बच्चे हैं सबके सब। ये हराम के बच्चे खून पीते मजदूर का, गरीब का, इसलिए पनप भी नहीं सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन उनका अंत क्या हुआ है? उनको पानी का गिलास देने वाला नहीं मिलता है।
आज ये साथी इतने बुजुर्ग 70-80 साल के यहाँ पे रो रहे, इनकी बात डाल रहे, इनके लिए रोना मचा रहे, लेकिन इनको सुनाई नहीं दे रहा। पहले और 1 साल 7 दिन हो गए। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, कोई सीमा होती है कोई भी चीज की। कितनी परीक्षा लोगे इन बुजुर्गों की, कितनी हाय लोगे। ये रोज घर से निकलते हैं, तुम्हें बददुआ देते हुए निकलते हैं, ध्यान रखना। ये भी समझ में नहीं आ रही है। बड़ों की ये गरीबों की और मजदूर की बदुआएं काम करती है पूरी तरह से। ऐसा नहीं समझे कोई भी कि गरीब को मत सता, गरीब को सताएगा तो तुझे जड़ मूल से खोदेगा, ध्यान में रखे। ये तो पैसे वाले समझते हैं कि हम सब कुछ कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये पैसे की 4 दिन की चांदनी है। बिरला जी कौन खाएगा तुम्हारे पीछे से? मेरे बिरला जी है ना एमबीसी का मालिक, कौन है? कमा के रख दिया, माल जमाई खाएंगे। एक लड़का पैदा किया, मैंने अपने प्रेसिडेंट मेरे को बोला एनबीसी में कि पवन सिंह तू पैसा ले, मुझे आधे नोट निकालने दे। मुझे बोला खुद, मैं बोला ये काम नहीं करता हूँ, अपनी इज्जत नहीं बेचता हूँ। मुझे मजदूरों ने बनाया, चाहे नौकरी चली जाएगी, मुझे पता कोई नहीं है। 25 साल पहले नौकरी चली गई मेरी, निकाल दिया, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाया, किसी के आगे बिके नहीं। मेरा इतिहास जहाँ पूछेंगे आप पूछ लीजिए। मैं आपको माताएं बहने बैठिए से वो बात नहीं बताना चाहता। उसने कहा मैं तुमको खरीद लूं, मैंने साले के सामने काइन खोल दी। क्या एक बाल नहीं खरीद सकता हमारा? हम कम्युनिस्ट लोग हैं, किसी काम से आए इस दुनिया में, और हम जब तक रहेंगे तुझे चैन से नहीं रहने देंगे, तू चला जाएगा हम यही रहेंगे। और बिरला ने उसको 1 मिनट में निकाल दिया। 2 लड़कियां बिरला जी, मैंने कहा तू बिरला जी को क्या सोना खिलाएगा? इसके 2 लड़कियां हैं, तो अब कौन खाएगा माल भाई? माल तो जवाई खाएंगे, साले मर जाएगा कमा कमा के, और माल जवाई खाएगा। तो क्या रखा है ऐसे माल कमाने में? गरीबों में बांटेगा तो दुआ ले जाएगा, गरीबों को देगा, अपने मजदूर को देगा, लेकिन नहीं देंगे, नहीं देंगे, रुपया नहीं देंगे, खून पिएंगे। उसके नतीजे भुगत लो। मैंने कहा उसके बाप ने करोड़ों अरबों रुपए हवन कराने में, दान पुण्य करने में लगा दिए, लेकिन एक बेटा पैदा नहीं हुआ। मैंने वो मुंदरा को कहा कि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होते बिरला के, आइए बातें पटकने वाली है ना, रोडों पे बच्चे लड़के पैदा कर देती है सड़कों पे, लेकिन तुम्हारे एक लड़का क्यों नहीं पैदा रहा? तुम्हारा खानदान क्यों नहीं चल रहा? सोचो इस बात को, तुम तुम्हारे घर में सोचो इस बात को कि तुम बुरा कर रहे हो मजदूरों के साथ, अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ये चीज समझने की जरूरत है। आज हम 1 साल 7 दिन से शांतिपूर्वक धरने पे बैठे, ये हमारी परीक्षा आती है, हमारा जो है धैर्य की परीक्षा ले रही है सरकार और प्रशासन दोनों। हम कहना चाहते हैं कि इतनी परीक्षा लेना ठीक नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो हमारे बुजुर्ग तो अभी वैसे ही 13-14 साथी चले गए हमारे बीच से। अगर 10-5 साथी 70-80 साल के कुर्बान हो गए यहाँ पे पुलिस की गोलियों से, तो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे किसी का भी, ये मैं बता दूंगा। अगर 5-10 अगर पुलिस की गोली से और शहीद हो गए, हाथ पहले हो रखे, तो ये हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ये बददुआएं लेना बंद करो। और हम चाहते हैं कि बैठ करके प्रशासन हमारा हिसाब कर दे। क्या मांग रहे हैं? कोई चोरी डकैती मांग रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं? हम हमारी तनख्वाह मांग रहे हैं, हमारी ग्रेजुएटी मांग रहे हैं, हमारा बकाया पैसा ब्याज से, जो कानून है देश में, भाई कानून है देश में, वही तो पैसा मांग रहे हैं हम कोई नाजायज कुछ नहीं मांग रहे। हम तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के के लिए छोरी नहीं मांग रहे कि तुम हमारे को छोरी दे दो तुम्हारी भाई, जो तुम्हें तकलीफ हो रही है इतनी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारी छोरी ब्याह हमारे छोरे को, भाई हमारा पैसा दे दो ना, हमें तो क्या चाहिए भाई, हमें तो पैसा चाहिए, हमारा पैसा दो, तो कानून है ना हमारा। अभी जयपुर में फैक्ट्री थी, 10 करोड़ रुपए हमने पेमेंट कराया, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, दलाल नहीं था कोई इसके बीच में। सबसे बड़ी बात ये थी कि जयपुर के अंदर जो काम हुआ 10 करोड़ रुपए बटा, कोई दलाल नहीं था उसके अंदर, किसी की हिम्मत नहीं मेरे यहाँ दलाली कर ले आकर, एक भी बंदे की दम नहीं दिया, और वो पैसे लेके चले गए। कोटा में भी मारियां बहुत दिनों से चल रही है। देखो मजदूर को कोई नहीं मारता है, मजदूर को मजदूर ही मारता है, ये ध्यान में रखिए आप हमेशा। मजदूर की पीठ में खंजर कौन भोगता? मजदूरी भोगता। मालिक की क्या औकात है साले की? आराफात क्या औकात? सिंघानिया की क्या औकात? ये सिंघानिया पुलमिया जी के घर पड़ा रहता था, मैं देखता था जब मैं सन 80 में एनबीसी में लगा, तो ये उनके घर पड़ा रहता था सारे दिन में सिंघानिया। क्या हमें बचाओ कैसे भी, हमारे कारखाने चल रहे थे। सिंघानिया को मैंने देखा पुलमिया जी के घर पे सन 80 से, जब मैं था उनके प्रचार में हम रहते थे, मैं एनबीसी का लीडर बन गया 84 में, तो सिंघानिया को हमने देखा है कि क्या इनकी हिम्मत थी कि कितने वो थे। लेकिन आज हमारा पैसा दे नहीं रहे हो,
एक साल 7 दिन से हमारी माताएं बहनें हम सब यहाँ धरने पे बैठे 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग रोज यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, निराश नहीं होना। ये एक परीक्षा आपकी चल रही है जिंदगी के अंदर, इस परीक्षा में आपको पास होना है। मैंने अभी भाई को यही कहा था कि एक दिन का धरना लगा के 20-30 लोगों को लाके कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लड़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो तो लड़ाई लंबी करनी पड़ेगी। और मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने CIT को यहाँ जिंदा किया है, कोटा के अंदर जो एक तरह से आपने पूरे लाल झंडे को वापस कोटा के अंदर जिंदा कर दिया। जो लोग कहते थे लाल झंडा समाप्त हो गया, इन बूढ़े शेरों ने, चाहे ये जा रहे हैं अंतिम अवस्था में, लेकिन अब इस लाल झंडे को फिर खड़ा कर दिया है। इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के। साथियों, जीवन नहीं है ये, हमारा जीवन संघर्ष में है। बिना संघर्ष के जीवन कुछ होता नहीं है। ये हमारी बहनें देखो ना, पति को खो दिया है, लेकिन आपके बीच में बैठी है। इससे बड़े क्या हो सकता है भाई? क्या कुर्बानी तोड़ दे सकती है? आपके पीछे आकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई लड़ रही है। बहुत बड़ी बात है ये। पत्नी टूट जाती है पति के जाने के बाद में, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति भी बढ़ जाती है। आज का समय बहुत खराब चल रहा है। बच्चे ध्यान नहीं कर रहे माँ बाप को, मुझे पता है। हर घर में कहानी जो चल रही है वो मैं जान रहा हूँ कि आज माँ बाप, हम जो पीढ़ी है जो अपने माँ बाप से डरते थे, आज हम अपने बच्चों से भी डरते हैं कि कल को बच्चा कोई बेइज्जती ना कर दे हमारी। ये स्थिति है हमारे वर्तमान के अंदर। लेकिन आप तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। CIT के लाल झंडे को, इस परचम को उठा के कर, ये लाल झंडा ही वो आशा है जो तकदीर को बदलता है। मैं आपको बताता हूँ, आज अगर मोदी को इससे डर रहा है तो लाल झंडे से डर रहा है। 12 फरवरी की जो राष्ट्रीय हड़ताल हुई है, उसने तहलका मचा रखा है हिंदुस्तान के अंदर। आप ये सोचिए मत कि कोई कम है। बहुत बड़ी हड़ताल हुई है 12 फरवरी की, उसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज जैसे अभी भाई बता रहे, जैसे 1 महीने का साथ ग्रेजुएट, 1 साल की नौकरी में ग्रेजुएटी देंगे। मैं आपको बताना चाहूँ, अभी कानून है, अगर अभी कोई को नौकरी निकालते 1 साल बाद में, तो उसको 1 महीने का नोटिस पे और 15 दिन का पूरी तनख्वाह पे कंपनसेशन का कानून है। अभी कोई व्यक्ति की तनख्वाह 40,000 रुपए मान लीजिए लगा, अब 1 महीने बाद, 1 साल के बाद ग्रेजुएटी क्या देंगे, उसकी बेसिक का आधा दे देंगे, तो 10-15 हजार रुपए देंगे। अब वो 40,000 वाले को अगर वर्तमान कानून में निकाले तो 40,000 और प्लस 25,000 रुपए उसका कंपनसेशन बनेगा, यानी 40 प्लस 65,000 रुपए मिलेगा। तो एक तरफ 15, एक तरफ 65 का फायदा किया कि नुकसान किया? अगर वर्तमान कानून से नौकरी से कोई निकालेगा 1 साल बाद तो 65,000 रुपए देगा और वैसे देंगे 15,000। तो फायदा किया है मजदूरों का कि मजदूरों का नुकसान किया? ये सरकार जो बेवकूफ बना रही है, इस पे बेवकूफ ना बनिए। ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, 1 साल में ग्रेजुएटी देंगे। अरे आपने नौकरियां ही अस्थायी कर दी सारी। हमारी आने वाली पीढ़ी जाएगी कहाँ पर? अग्निवीर बना दिए सेना में, वो 4 साल के बाद में घर आ जाता है। 4 साल बाद आगे करेगा क्या? वो बंदूक से चलाना सीख के आ गया है, वो बनेगा फिर आतंकवादी। आपको जब आप उसको रोजगार नहीं देंगे, जब आप उसको बच्चे को काम नहीं देंगे तो क्या बनेगा? वो एक आतंकवादी बनेगा, बंदूक चलाना और सीख गया वो। तो ये स्थिति पैदा कर रही है सरकार की, रोजगार दे नहीं रही है। आप पूरी दुनिया AI का विरोध कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरी दुनिया विरोध कर रही है, लेकिन वो एक अनपढ़ प्रधानमंत्री इस देश का बोल रहा है AI बहुत अच्छा है। जो चौथी क्लास पास नहीं है वो बोल रहा है AI बहुत अच्छा है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि ये बहुत बड़ा नुकसान करेगी, इससे बहुत नौजवान बच्चों की नौकरियां जाएगी। हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा नहीं बहुत अच्छा। अरे कोई लखन नहीं है तो बोलता भी काहे को भाई? नहीं बोले तो कम से कम समझदार तो दिख जाए ना। अगर कोई मूर्ख बोले नहीं तो ये पता नहीं चलता ये मूर्ख है, लेकिन जैसे ही बोलता पता लग जाता है मूर्ख है एक नंबर का। जिसको लखन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतनी नौकरियां जा रही है, कंप्लीट इसकी हाल नहीं है। हमारे नौजवान जाएंगे कहाँ? आने वाले समय में अराजकता होगी, लूटपाट होगी, ये सब होने वाला है। तो ये स्थिति में कैसे देश चलेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैंने आपको बताया भैंस पे, कल वो एक जिलावर साहब आप ही के यहाँ के, बोला गाय का दूध पियोगे, अच्छा भैंस का दूध पियोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये अच्छा तो फिर डेयरी वेरी सब बंद कर दे भाई, सारी जगह लगा दे ताले। लोगों को दूध चाय के लिए नहीं नसीब होगा, अगर गाय के लिए तू करेगा। गाय पालने वाले कितने लोग हैं? मैंने डिबेट के अंदर बहुत बार बीजेपी वालों को नजर किया। मैंने कहा तेरे घर में कितनी गाय है बता, पहले बाद में बोला तेरी गाय को मारता साले, नौटंकी करने यहाँ पे आ जाते टीवी पे, तेरे घर में कितनी गाय है? बोला मेरे लिए क्यों पूछ रहे हो? तो तू ही तो पंचायत कर रहा है।
अपने घर में गाय नहीं पालेंगे और गाँव गौ माता बता देंगे कि गौ माता है। अभी जयपुर में बीजेपी वाले ने एक बछड़ा लिया, उसकी गर्दन काटी हिंगोनिया गौशाला से और उसको ला करके हिंदू मुस्लिम दंगा कराने में थे, वो तो पकड़ में आ गया। गाय का बछड़ा लेके काट के और उसको जो दिखाने के लिए ये मुसलमानों ने गाय काट दी और उसमें गोपाल शर्मा सिविल लाइन का विधायक शामिल बीजेपी का। तो ये स्थिति चल रही है, लोगों को लड़ाना इनका काम है। ये आज जनता जो विरोध कर रही है उस पर इनका ध्यान नहीं है। एक तरफ भाषण देंगे, हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं, अब तो ये हिंदुओं की भी एकता नहीं रहने देंगे। गांव-गांव में एक एक जाति पे लड़ाने में लगे हुए हैं। क्या गुंडागर्दी इन्होंने मचाने की इसकी आदत नहीं है। तो इसलिए साथियों हम सबको मिलकर के आप जिस एकता और जिस बहादुरी के साथ आप क्या लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष काबिल तारीफ है, एक इतिहास रच रहा है। ये कोटा की धरती पर दोबारा से इतिहास रचा जा रहा है। जहाँ तक 1971 में आपने इतिहास रचा था, जब 2026 में फिर इतिहास रचा जाएगा, ये निश्चित है। साथियों जो स्थिति आपकी अभी चल रही है, हम वहाँ सेक्रेटरी से मिले। अब आप जानते हैं कि लेबर से वो जो मुख्य सचिव है उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको दिखाता हूँ, लेबर सेक्रेटरी को भी बुलवा के रखा था। अभी हालत जो आप जानते हैं कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा दलाल बैठा है दिल्ली में, उसका दूसरा दलाल कोटा में बैठा हुआ है। सबसे बड़ा दलाल अभी देश में अगर कोई है, पहले दिन छापे मारता है, दूसरे दिन पैसे लेके मामले को रफा दफा करता है। वो कौन है? वो देश का गृह मंत्री अमित शाह। इतना पैसा बना रहा है, उसका एक पागल छोरा है, उसका एक पागल छोरा आपको पता है, अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी का उसको चेयरमैन बना दिया। उसने कभी जिंदगी में क्रिकेट खेली नहीं, अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का उसका आईसीसी का चेयरमैन है आज की तारीख में, जिसने अरबों रुपया पड़ा हुआ है। आप सोचिए इनके पागल औलादे भी जो है वो जाकर के चेयरमैन बन जाती है, और हमारे पढ़े लिखे बच्चे IIT किए हुए, डॉक्टरी किए हुए, इंजीनियर किए हुए, आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी। हालत ये चल रही है कि हमारे नौजवान बच्चे चपरासी की नौकरी के लिए ग्रेजुएट बच्चे, इंजीनियर बच्चे, BEd किए हुए बच्चे ये जो है वो अप्लाई कर रहे हैं कि कोई नौकरी मिल जाए, नौकरी कहीं है नहीं। तो आज देश में जो बेरोजगारी है लगातार बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस सब को हमको समझना पड़ेगा। ये सरकार की जो नियत है वो कोई केवल और केवल ये कि कैसे भी चुनाव जीतो और देश के अंदर लूट बचाए रखें। आज सबसे बड़े घुमाते हैं ये बीजेपी वाले, इन्हों का काम जयपुर में भी यही है, जमीनों पे कब्जा करो। वहाँ पर एक आज जो बन गए महंत है हमारे जयपुर के पास के, वो भी यही काम कर रहे हैं जयपुर के अंदर। उनके विधायक उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी वाले के बोले ये महंत मुकुंद आचार्य महोदय जो है ना जयपुर के अंदर, वो मुसलमानों के खिलाफ चलाया पहले तो अभियान, तो मुसलमानों ने ये डेक्ची बाहर रख रखी है, ये मीट की दुकानें खोल रखी है, इन्होंने ये कर रखा है। इनको उनका खिलाफ हो गया तो वो जमीनों पर कब्जा करवाना शुरू कर दिया महाराष्ट्र में। रखते लंबी छोटी है, बाल रखेंगे बड़े बड़े, और डर इतना लगता है कमांडो साथ में रखते, कमांडो साथ में रखते हैं। तुम्हारे में दम है, तुम जनता के प्रतिनिधि हो, तो बिना कमांडो आओ तो सही जनता में, तुम्हारी जनता क्या माला पहला के स्वागत करे। याद रखो तुम यहाँ पर आपके लोकसभा अध्यक्ष महोदय आते हैं, कभी बिना सुरक्षा के आ जाओ, फिर जेके वाले बताएंगे तेरा हाल क्या करें। जूतों की माला गले में ना मिले तो मुझे बता देना कि क्या हाल होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है, इतने कमजोर लोग हैं ये कि जनता के बीच जा नहीं सकते, जनता का सामना नहीं कर सकते लोग, जनता के सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जो प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 14 साल में, क्या जवाब देगा जनता को? क्या जिम्मेदारी निभाएगा? पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे सकता हो तो क्या देश को चलाएंगे? देश को चला रहे अडानी और अंबानी, वो पैसा देते, कहीं सरकार तोड़नी हो, कहीं सरकार MLA खरीद दो, MP खरीद दो, पैसा वहां से मिल रहा है, वो आराम से पैसा कमा रहे। जयपुर का एयरपोर्ट बना के खूब करोड़ों का दे दिया सब। अब आज मालिक कौन है? 50 साल के लिए अडानी साहब है उसके मालिक, भारत सरकार दे रही है उनको पैसा। तो ये अभी बिजली जो है अडानी को देने वाले, पानी भी अडानी को जा रहा है। अभी आपको पता है कि नहीं, पानी का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अभी सरकार ने कहा सेंट्रलाइज करेंगे इसको, पूरे राजस्थान में एक कंपनी पानी देगी। अब आपका पानी भी छीनेंगे, पानी भी नहीं पी पाओगे राजीव जी। आप सोच रहे चंबल हमारी हो जाएगी, पी लेंगे।
ये भी आपका मुश्किल करेंगे पानी। अभी निर्णय लिया सरकार ने कि आने वाले समय में एक कंपनी बना के सेंट्रलाइज करेंगे और वो अडानी को दे रहे हैं पानी का भी सारा चार्ज, बिजली का वितरण भी। लोगों की तनख्वाह का 40% हिस्सा बिजली पानी में चला जाएगा। ये हालत पैदा कर देंगे, आने वाले समय में जीने नहीं देंगे नई पीढ़ी को। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा। सब कुछ निजीकरण होने का मतलब है कि लूट मचना गरीब की। आज 10% लोगों के पास 90% पूंजी देश की इकट्ठी हो गई है। जो देश की संपदा है वो 10% लोगों के कब्जे में है और 90% तो भिखारी हो गए। उनके पास रोटी खाने का नहीं हो रहा है, उनके पास में जो है बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं है। 90% लोग भारत के अंदर 12,000 रुपए में काम कर रहे हैं आज की तारीख। अब आप सोचो 12,000 रुपए में कैसे घर चला लेंगे? क्या खा लेगा, क्या बिछा लेगा, क्या ओढ़ लेगा, क्या इलाज करा लेगा, क्या बच्चे पढ़ा लेगा 12,000 में? भाई स्कूलों की सरकारी स्कूलें बंद करते जा रहे हैं। और एक तरफ आप देखो केरल के अंदर हमारी सरकार ने 12वीं तक पूरी स्कूल फ्री कर दी है, पढ़ाई में 1 रुपया नहीं लगेगा। ये फर्क है लाल झंडे में और इन झंडों के अंदर के बाद शिक्षा फ्री कर दी पूरी, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, बच्चा पढ़े 12वीं तक फ्री के अंदर। और एक यहाँ पर 12वीं तक एक क्लास के अंदर लाखों रुपए फीस चाहिए। यहाँ पर पहली क्लास में अगर बिरला स्कूल में भर्ती करा दो तो उसकी 1 साल की फीस 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए आपको तो किसी को पहले होने नहीं अपने पास में, आपका बच्चा बिरला स्कूल में पढ़ना नहीं। अब ये कहते साहब हमने जापान को उसको पछाड़ देंगे, जर्मनी को पछाड़ देंगे। अरे उनके लोगों की आमदनी कितनी है, उनका जीवन स्तर क्या है, वो आप देखो तो सही जाके वहाँ पे। जापान के अंदर ऐसी कॉलोनी है जिसमें 100 साल से ऊपर के लोग ही रहते हैं। कितने साल से ऊपर? 100 साल से ऊपर। और वहाँ कोई नौकर नहीं होता उनके पास, कोई नौकर अलाउ नहीं है उस बस्ती में। और वो लोग इतने जिंदा जी रहे वो जीते और अपना काम खुद करते हैं। 100 साल के लोग, उनका स्वास्थ्य का ध्यान कौन रखता है? सरकार रखती है। उनका मेडिकल का पूरा हिसाब किताब सरकार है। यहाँ भी अस्पताल जाओ 500 से 1000 रुपये तो डॉक्टर फीस ले लेगा, कि दवाइयाँ इतनी कमीशन की लिख देगा, जांच कमीशन की लिख देगा कि आपकी हालत खराब हो जाएगी। 2 दिन अस्पताल भर्ती हो तो 20 से 50,000 रुपये ले लेंगे। तो गरीब आदमी की तो जमीन जायदाद सब बिक जाती है, उसके मकान बिक के। अगर कोई के हार्ट की बीमारी हो जाए, कैंसर की बीमारी हो जाए तो उसके तो घर बार बिकने की तैयारी है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इलाज फ्री होना चाहिए दुनिया के अंदर। आज अमेरिका जैसे उनमें देशों में भी फ्री है। मैं भूटान गया था, पड़ोसी देश है छोटा सा, पूरा इलाज सरकार कराती है मुफ्त में। बच्चों को पूरी शिक्षा मुफ्त में देती है, पूरी शिक्षा फ्री है, पूरा इलाज फ्री है। अगर आज पूरी शिक्षा पूरा इलाज फ्री हो जाए तो हमें कितना फायदा हो जाएगा, हम लोग कितने आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ा रही है। केरल के अंदर आप देखो सरकारी स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट बंद हो रहे हैं। वहाँ लोग मंत्री है भी, हमारे जो मंत्री है लाल झंडे के, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके। लाल झंडे के जो मंत्री है उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ आपका कोई पंच सरपंच बन जाए उसका ही नहीं पढ़ता है। तो परिस्थितियों को समझने की जरूरत है कि ये लोग केवल देश को लूटने के लिए है, हमारा खून पीने के लिए है। इसलिए इनके खिलाफ हमारा ये सतत जो धरना चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है वो जारी रहेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे कोई हालत के अंदर। ये कोई देख रहे हैं कि साहब ये भाग जाएंगे तो गलत फहमी में है, ये बिरला जी भी गलत फहमी में। हम कहाँ चले जाएंगे भाई? यहाँ से दुनिया के बाहर बनी से चले जाए, धरना छोड़ के नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हम ये पक्की बात है, धरना छोड़ के नहीं जाएंगे हम। ये धरने पे लगातार बैठे रहेंगे, हमारा नेतृत्व तो लगातार मिलता रहेगा, लगातार हम इस धरने को जारी रखेंगे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग धरना दे रहे हैं, बड़ी बात है। सरकार ये मत सोचो रिपोर्ट नहीं जा रही है, दिल्ली तक जा रही है। आप अपने दिमाग में मत पालना कि रिपोर्ट नहीं है। 1-1 मिनट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजता है। और लाल झंडे वाले लोग कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ धरना दे रहे हैं, उसकी डेली रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय को जाती है। ये मैं आपको बता दूँ, आपके नॉलेज में नहीं होगा। किसी गाँव में भी हम करते ना लाल झंडे वाले प्रदर्शन, इंटेलिजेंस आ जाएगी। बीजेपी वाले करे, कांग्रेस वाले करे, पूछते नहीं है, करने में इनको कोई मतलब नहीं। लाल झंडा कहीं भी प्रदर्शन कर रहा है तो उसको लेके आ जाती है। अभी हम जनता निकाल रहे हैं, अब 24 मार्च को 1 महीने बाद में दिल्ली में पहुंचेंगे और मोदी जी को वहां पे हिलाएंगे। ये जो सरकार नए नए कानून ला रही है, नए नए जो हमारे ऊपर थोप रही है, सब कुछ निजीकरण कर रही है, इस सब के खिलाफ लगातार लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इसलिए आप तमाम साथी इस लाल झंडे को थामे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस आंदोलन को
सफल होने की मैं कामना करता हूँ और जीत आपकी निश्चित होगी। कुछ नारे मैं आपसे लगवाता हूँ, वो नारे आप लगाएंगे मेरे साथ में। CITU जिंदाबाद, JK के अमर शहीदों को लाल सलाम, JK के अमर शहीदों को लाल सलाम, JK के अमर शहीदों को भूलो मत, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, पंजियों की दलाल सरकार मुर्दाबाद, पंजियों का दलाल मोदी मुर्दाबाद, पंजियों का दलाल भजनलाल मुर्दाबाद, पंजियों का दलाल भजनलाल मुर्दाबाद। हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे। कोटा कलेक्टर मुर्दाबाद, कोटा कलेक्टर का नाश हो, कोटा कलेक्टर का नाश हो, मजदूरों पर अत्याचार करने वालों का नाश हो, मजदूरों पर अत्याचार करने वालों का नाश हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। CITU जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, कोटा के क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, कोटा की क्रांतिकारी बहनों को लाल सलाम। धन्यवाद साहब।